गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो के माध्यम से अपन लॉ फर्स्ट ईयर के पेपर अपकृत्य विधि या लॉ ऑफ टॉर्ट से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए रूबरू हो रहे हैं। और आज के टॉपिक का जो टाइटल है वो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। देखिए आप लोग जो चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ उनके नोट्स के रूप में जो चीज़ें आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, आप प्रत्येक क्लास में जो मैं 2 या 3 स्लाइड आपके सामने डिस्प्ले करता हूं उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और टॉपिक में एक सफिशिएंट नोट्स के रूप में ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो बेहतर रहेगा कि आप साथ साथ इनके स्क्रीनशॉट लेते जाएं। पूरे क्लास में मुश्किल से 3 या 4 स्क्रीनशॉट्स आपको लेने होंगे। देखिए, उपेक्षा या नेग्लिजेंस जो है उसके संबंध में अपन सामान्यतया ये कहते हैं लापरवाही। तो किसी कार्य को यदि अपन लापरवाही से कर रहे हैं और ऐसी सिचुएशन में किसी को किसी प्रकार का नुकसान होता है तो उसके लिए अपकृत्य में क्या लायबिलिटी या क्या दायित्व उत्पन्न हो सकता है। देखो, सामान्यतया अपकृत्य विधि में उपेक्षा के 2 अर्थ लिए जाते हैं। प्रथम अर्थ के रूप में अपन ये कहते हैं कि किसी अपकृत्य को उपेक्षा पूर्वक कारित करना उपेक्षा है। किसी अपकृत्य को उपेक्षा पूर्वक कारित करना उपेक्षा है। यथा अतिचार, ट्रेसपास, न्यूसेंस अथवा मानहानि कारित करना, ये सब नेग्लिजेंस या उपेक्षा के एग्जाम्पल हो सकते हैं। इस प्रकार के मामलों में उपेक्षा मानसिक स्थिति को अभिव्यक्त करती है। देखो, नेग्लिजेंस या लापरवाही जो है उसमें कुछ एग्जाम्पल ऐसे हो सकते हैं जिनमें मानसिक तत्व जरूरी है, जैसे ट्रेसपास है, न्यूसेंस है, मानहानि है। मेंटली इंटेंशन जो है वो उसका पाया जाना जरूरी है। कुछ नेग्लिजेंस के मुद्दे ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें मानसिक तत्व का पाया जाना जरूरी नहीं है या इंटेंशन का पाया जाना जरूरी नहीं है। अपकृत्य विधि में अपन जब स्पेसिफिक या स्पेशल तौर पर नेग्लिजेंस या उपेक्षा की चर्चा करते हैं तो हमें नेग्लिजेंस जो है वो एक पृथक या स्वतंत्र अपकृत्य के रूप में अध्ययन करने को मिलता है। कहने का मतलब लॉ ऑफ टॉर्ट में नेग्लिजेंस को हम एक पृथक या इंडिपेंडेंट टॉर्ट के रूप में स्टडी करते हैं। और पृथक अपकृत्य के रूप में इसका क्या मीनिंग है? तो पृथक अपकृत्य के रूप में यह माना जाता है कि एक ऐसा आचरण जो क्षति कारित करने के जोखिम का सृजन करता है, जो क्षति कारित करने के जोखिम को क्रिएट करता है, पैदा करता है। इस उपेक्षा का तात्पर्य मानसिक स्थिति से नहीं है। तो देखो, एक ऐसी लापरवाही जो क्षति या नुकसानी का जोखिम पैदा करता है, भले ही उसके पीछे इंटेंशन या मानसिक आशय या इरादा हो या नहीं, वो नेग्लिजेंस या इसमें उपेक्षा में काउंट किया जाएगा। तो कुल मिलाकर हम पहली बात ये डिसाइड कर सकते हैं इस सेंटेंस से कि नेग्लिजेंस के अपकृत्य के लिए या उपेक्षा के अपकृत्य के लिए इंटेंशन कोई महत्व नहीं रखता। बस हमसे किसी प्रकार की लापरवाही हुई है और वो नेग्लिजेंस की डेफिनेशंस के एसेंशियल एलिमेंट्स को पूरा करती है तो हम ये कह सकते हैं कि नेग्लिजेंस या उपेक्षा की गई है। उपेक्षा का तात्पर्य सामान्यतः हम क्या ले सकते हैं? तो देखो, उपेक्षा का तात्पर्य विशेष परिस्थिति में आवश्यक युक्त सावधानी बरतने के कर्तव्य को निभाने में हम जो विफलता या चूक करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उपेक्षा कहते हैं। देखिए, जहां कहीं भी किसी के प्रति हमारी युक्त सावधानी बरतने की ड्यूटी है, हमारी रीजनेबल ड्यूटी यह है कि हम किसी के प्रति सावधानी बरतें और उस सावधानी को बरतने में अपन जहां कहीं भी चूक करते हैं और अपने इस चूक से
संबंधित व्यक्ति का किसी प्रकार का नुकसान होता है तो हम अपकृत्य विधि में उपेक्षा या नेग्लिजेंस के लिए उत्तरदायी ठहराए जाएंगे। विभिन्न विचारकों की डेफिनेशंस को यदि अपन अध्ययन करें तो उस अध्ययन से हमें इसके जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं या इसके फीचर्स हैं या इसकी विशेषताएं हैं वो देखने को मिलेंगी। इस संबंध में मैं आपके सामने कुछ विधिवेताओं की जो डेफिनेशंस हैं उनको डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहले अपनी स्लाइड में देखो, एल्डरसन की जो डेफिनेशन है उसको अपन डिस्कस करेंगे। और एल्डरसन ने अपने डेफिनेशन में ये कहा है कि उपेक्षा किसी ऐसे कार्य को करने का लोप है। देखो, उपेक्षा किसी ऐसे कार्य को करने का लोप है जिसे ऐसा युक्तियुक्त मनुष्य करेगा जो उन्हीं विचारों से मार्गदर्शन प्राप्त करता है जो सामान्यतया मानवीय क्रियाकलाप को विनियमित करते हैं, या ऐसे कार्य को करना है जिसे कोई प्रज्ञावान या युक्तियुक्त मनुष्य नहीं करेगा। देखो, उपेक्षा में पहली बात, उपेक्षा किसी ऐसे कर्तव्य को निभाने में चूक करना या उसमें लोप करना या असावधानी बरतना है जो सामान्यतया एक युक्तियुक्त प्रज्ञावान व्यक्ति नहीं करता। कहने का मतलब, जो व्यक्ति समाज में एक ऐसी स्थिति को धारण करता है या एक ऐसी परिस्थिति या स्टेटस किसी व्यक्ति का है जो सामान्यतया किसी व्यक्ति के प्रति ऐसी चूक नहीं करता, और उस प्रकार की चूक यदि हम कर रहे हैं, ऐसी लापरवाही हम कर रहे हैं, तो हम नेग्लिजेंस के दोषी हैं। कहने का मतलब यह है कि वो चूक ऐसी होनी चाहिए जो सामान्यतया समाज के प्रज्ञावान लोगों की नजर में नहीं होती है, या एक प्रज्ञावान व्यक्ति या एक विवेकशील व्यक्ति समाज में ऐसी गलती या ऐसी चूक कभी नहीं करता है। तो ऐसी कर्तव्य को निभाने में चूक करना नेग्लिजेंस है। दूसरी डेफिनेशन जो अपन इसमें डिस्कस करते हैं वो है प्रोफेसर विनफील्ड की। और विनफील्ड महोदय ने यह कहा है कि अपकृत्य के रूप में उपेक्षा सावधानी बरतने के विधिक कर्तव्य का उल्लंघन है। देखो, अपकृत्य के रूप में उपेक्षा सावधानी बरतने के विधिक कर्तव्य का उल्लंघन है। देखो, ड्यूटी को ओवरराइड करना और लीगल ड्यूटी को ओवरराइड करना, दीज आर टू थिंग्स। तो नेग्लिजेंस का अपकृत्य गठित करने के लिए केवल ड्यूटी का ओवरराइड करना पर्याप्त नहीं है। लीगल ड्यूटी का, हमारी किसी के प्रति विधिक जिम्मेदारी है, विधिक कर्तव्य है, उस विधिक कर्तव्य को यदि अपन भंग कर रहे हैं, चूक कर रहे हैं उसको निभाने से, तो ऐसी सिचुएशन में हम नेग्लिजेंस के दोषी होंगे। देखो, ड्यूटीज जो है आदमी की, सोशल ड्यूटीज, इथिकल ड्यूटीज, कई टाइप की ड्यूटीज होती हैं, लीगल ड्यूटीज। तो इथिकल और सोशल ड्यूटीज का पूरा नहीं करना आदमी को नेग्लिजेंस या उपेक्षा का दोषी नहीं ठहरा देता है। व्यक्ति केवल उन्हीं ड्यूटीज को निभाने में चूक करने पर नेग्लिजेंस का दोषी होगा जो उसके लिए लीगल ड्यूटीज की कैटेगरी में आती है। तो विनफील्ड महोदय ने पहली बात ये बताया कि जहां कहीं भी हम किसी के प्रति सावधानी बरतने के मामले में ऐसी चूक करते हैं जहां हमसे किसी विधिक कर्तव्य में चूक होती है, जिसके परिणाम स्वरूप वादी को प्रतिवादी द्वारा अवांछित क्षति हो जाती है। देखो, वादी को ऐसे विधिक कर्तव्य, प्रतिवादी द्वारा विधिक कर्तव्य को निभाने में की गई चूक से वादी को ऐसी अनवांटेड या अनडिजायर्ड नुकसानी होती है, क्षति होती है। तो पहली बात विधिक कर्तव्य की चूक, और दूसरी बात वादी को प्रतिवादी की हरकत से या प्रतिवादी के कृत्य से अनवांटेड जो इंजरी है वो होनी चाहिए। ये दोनों कंडीशंस जहां पूरी होती हैं, प्रोफेसर विनफील्ड महोदय के अनुसार ऐसा प्रतिवादी नेग्लिजेंस का दोषी माना जाता है। इसके बाद में अपन तीसरी डेफिनेशन जो है इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे, वो है क्लार्क एंड लिंडसेल की डेफिनेशन। क्लार्क और लिंडसेल ने अपने डेफिनेशन में क्या कहा है, ये चीज आपके सामने स्क्रीन पर है। क्लार्क और लिंडसेल का यह मानना है कि परिस्थितियों के अंतर्गत ऐसी सावधानी बरतने में की गई चूक को उपेक्षा कहा जाता है जिसे बरतना किसी व्यक्ति का विधिक कर्तव्य है।
तो देखिए, पहली बात, उपेक्षा हर परिस्थिति में नहीं होती, या उपेक्षा जो है वो अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस या कंडीशनल है। विशेष परिस्थितियों में जहां किसी व्यक्ति से किसी लीगल ड्यूटी को पूरा करने की अपेक्षा रखी जाती है और उस अपेक्षा को कोई व्यक्ति पूरा नहीं करता है, ऐसी सिचुएशन में वो व्यक्ति वहां उपेक्षा का या नेग्लिजेंस का दोषी माना जाता है। अगली डेफिनेशन देखिए, हेवन बनाम पेंडर के बाद में एक जजमेंट जो दिया गया, उस जजमेंट में नेग्लिजेंस की जो डेफिनेशन है वो किस प्रकार दी गई। तो इसमें यह कहा गया कि कार्यवाही योग्य उपेक्षा किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति सामान्य सावधानी अथवा कौशल के प्रयोग में उपेक्षा का बरतना, जिसके प्रति प्रतिवादी सामान्य सावधानी और कौशल के आचरण का कर्तव्य धारण करता है और जिस उपेक्षा के परिणाम स्वरूप वादी को अपने शरीर या संपत्ति की किसी प्रकार की क्षति भोगनी पड़ती है। तो ऐसे देखो, पहली बात, उपेक्षा का मतलब है कि किसी व्यक्ति ने अपनी किसी ऐसी सावधानी या किसी ऐसे स्किल या कौशल को यूज करने में चूक की है जिसे कार्यवाही विधि की नजर में कार्यवाही योग्य माना जा सकता है, और ऐसे आचरण से, प्रतिवादी के ऐसे आचरण से किसी वादी को किसी प्रकार की क्षति या लीगल इंजरी हुई है, तो उसके परिणाम स्वरूप, अब ये लीगल इंजरी शारीरिक तौर पर हो सकती है और संपत्ति के तौर पर हो सकती है। तो देखो, सिंपली हेवन बनाम पेंडर के बाद में जो जजमेंट दिया गया उसका निष्कर्ष ये है कि कोई भी सामान्य सावधानी बरतने में या किसी भी स्किल के इस्तेमाल करने में की गई ऐसी चूक जिसकी वजह से वादी को शारीरिक या सांपत्तिक क्षति उठानी पड़ती है, ऐसी असावधानी या ऐसे स्किल के इस्तेमाल के चूक में जो हमसे लीगल ड्यूटी को निभाने में चूक हुई है, उसे हम नेग्लिजेंस कहेंगे। इस प्रकार हमने ऊपर जिन डेफिनेशंस की स्टडी की है, उन सभी डेफिनेशंस को अपन गौर से देखें तो हमारे सामने नेग्लिजेंस या उपेक्षा के तीन जो एसेंशियल एलिमेंट हैं वो सामने आते हैं, या यूं कह सकते हैं कि इन अबाउट डेफिनेशन से हम अगर एसेंशियल एलिमेंट्स को ट्रेस करना चाहें तो हमारे सामने तीन बातें उभर कर आती हैं। वो तीन बातें क्या हैं, या उपेक्षा के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं। पहला एलिमेंट उपेक्षा का जो है, प्रतिवादी का वादी के प्रति सावधानी बरतने का विधिक कर्तव्य। प्रतिवादी का वादी के प्रति सावधानी बरतने का विधिक कर्तव्य। जिस आदमी के ऊपर असावधानी या उपेक्षा का आरोप लगाया जाता है, लापरवाही का आरोप लगाया जाता है, पहली बात यह देखी जाती है कि क्या वो वादी के प्रति सावधानी बरतने के लिए लीगली बाउंड था, विधिक रूप से उस वादी के प्रति प्रतिवादी का कोई कर्तव्य था या नहीं। यदि कर्तव्य था तो इस दिशा में आगे अपन नेग्लिजेंस के अगले एलिमेंट्स पर गौर करेंगे। और अगर प्राइमा फेसी ये देखने को मिलता है कि वादी के प्रति प्रतिवादी का कोई लीगल कर्तव्य नहीं था कि वो उसके प्रति किसी प्रकार की सावधानी बरते, तो ऐसी सिचुएशन में उपेक्षा के संबंध में अपकृत्य विधि में लाया गया वाद प्रथम आधार पर ही खारिज हो जाता है। तो पहली है कि प्रतिवादी का वादी के प्रति सावधानी बरतने का विधिक कर्तव्य होना चाहिए। दूसरा एसेंशियल एलिमेंट इसका जो अपने सामने आता है वो है प्रतिवादी द्वारा अपने कर्तव्य का उल्लंघन हुआ हो। पहली बात, लीगल ड्यूटी हो और प्रतिवादी ने उस लीगल ड्यूटी को पूरा करने में चूक की है या उसने अपने विधिक कर्तव्य का क्या किया है, उल्लंघन किया है। तीसरी बात है कि प्रतिवादी के कर्तव्य के उल्लंघन से वादी को क्षति हुई हो। अगर वादी को क्षति नहीं होती है तो भी उपेक्षा का वाद जो है वो सफल नहीं होगा और ये प्रतिवादी के लिए एक बड़ा बचाव होगा। तो कुल मिलाकर देखिए, वादी के प्रति प्रतिवादी की सावधानी बरतने की विधिक जिम्मेदारी हो। दूसरा, उस विधिक जिम्मेदारी को निभाने में प्रतिवादी ने चूक की हो। और तीसरा, ऐसी चूक से वादी को किसी प्रकार का नुकसान हुआ हो। अगर ये तीनों एलिमेंट पूरे हो जाते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि उपेक्षा या नेग्लिजेंस के अपकृत्य का गठन हुआ है।
तीनों एलिमेंट जब एक साथ पूरे होंगे तब ये कहा जा सकता है कि उपेक्षा का अपकृत्य जो है वो गठित हो गया है। यहां देखिए, वादी के प्रति सावधानी बरतने के कर्तव्य के बारे में मैंने आपको जोर देकर कहा है कि सावधानी बरतने का कर्तव्य जो है वो किसी प्रकार का नैतिक, धार्मिक या सामाजिक कर्तव्य नहीं होना चाहिए। वो कैसा कर्तव्य होना चाहिए? एक विधिक कर्तव्य होना चाहिए, क्योंकि किसी प्रकार के नैतिक, धार्मिक या सामाजिक कर्तव्यों को पूरा करना कानून की नज़र में एसेंशियल नहीं है या बाध्यकारी नहीं है। तो यदि हम किसी प्रकार की रिलीजियस एक्टिविटी को या किसी प्रकार की सोशल एक्टिविटी में या किसी प्रकार की इथिकल एक्टिविटी में हमसे हमारी किसी मॉरल ड्यूटी की चूक होती है, तो ऐसी सिचुएशन में हमें अपकृत्य विधि में नेग्लिजेंस या उपेक्षा के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। एक पॉपुलर केस है इस संबंध में, जिसको अगली स्लाइड में हम डिस्कस कर रहे हैं। ये देखिए, इसके बारे में डोनोग बनाम स्टीवेंसन। ये जो जजमेंट है वो लॉर्ड एटकिन द्वारा दिया गया था, और लॉर्ड एटकिन ने इसमें दो बातें बताई। एक पहली बात उसने ये बताया कि जिन कर्तव्यों का हम नेग्लिजेंस में जिक्र करते हैं या जिन लोपों का अपन नेग्लिजेंस में जिक्र करते हैं, वो युक्तियुक्त सावधानी को भंग करने वाले होने चाहिए। और ये युक्तियुक्त सावधानी भंग हुई या नहीं हुई, इस संबंध में पूर्वानुमान किया जाना पॉसिबल होना चाहिए। देखो, हम युक्तियुक्त सावधानी बरतते हैं या नहीं बरतते हैं, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि एक प्रज्ञावान या एक विवेकशील व्यक्ति इस प्रकार की असावधानी से होने वाली नुकसानी के बारे में पूर्वानुमान कर सकता है या नहीं। दूसरी बात इसमें यह बताई कि यह पूर्वानुमान किसके प्रति किया जाए, या यह क्षति, नेग्लिजेंस या लापरवाही से ये जो क्षति या इंजरी जो है वो किसको संभावित है। तो उसमें यह कहा गया कि ये किसी पड़ोसी को संभावित है। दूसरी बात, पड़ोसी की डेफिनेशन इसमें डोनोग बनाम स्टीवेंसन के बाद में लॉर्ड एटकिन ने दी थी। उन्होंने ये कहा था कि पड़ोसी उसे कहा जा सकता है जो ऐसे कर्तव्य भंग या ऐसे लोप से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो सकता है। तो यहां देखो, इस जजमेंट में दो बातें लिखी हुई हैं। पहला है, ऐसे कर्तव्यों अथवा लोपों से बचने में आप अवश्य ही युक्तियुक्त सावधानी का बर्ताव करें जिनके निमित्त आप ये पूर्वानुमान कर सकते हैं कि संभाव्यतः आपके पड़ोसी को क्षति पहुंच सकती है। देखो, इसमें यह बताया गया कि हम अपने कर्तव्यों या लोपों से बचने की कोशिश करें। कहां? जहां हम ये पूर्वानुमान कर सकते हैं कि हमारे किसी कार्य से या हमारे किसी कृत्य के लोप से अपने पड़ोसी को नुकसान हो सकता है। दूसरी बात, हु इज नेबर, पड़ोसी कौन है। इस संबंध में डोनोग बनाम स्टीवेंसन के बाद में लॉर्ड एटकिन ने यह कहा कि पड़ोसी ऐसे व्यक्ति हैं जो मेरे कार्य से इतने निकटता या प्रत्यक्षता के साथ प्रभावित होते हैं कि मैं ऐसा कार्य या लोप करते समय यह युक्त तय सोच सकता हूं कि वह उनसे प्रभावित होंगे। मतलब जिस समय हम किसी कार्य को कर रहे होते हैं या जिस समय हम किसी कर्तव्य का लोप कर रहे होते हैं, ऐसी सिचुएशन में हम यदि ये पूर्वानुमान कर सकते हैं कि मेरे ऐसा करने से इस व्यक्ति पर दुष्प्रभाव पड़ सकता है, वो सारे लोग लॉर्ड एटकिन के इस जजमेंट के अनुसार कौन है? पड़ोसी हैं। यहां डोनोग बनाम स्टीवेंसन में तीसरा सवाल जो डिस्कशन का था, उसमें प्रतिवादी ने एक तर्क दिया कि वादी जो है वो जिस कॉन्ट्रैक्ट के संबंध में कार्य करने के दौरान नेग्लिजेंस कमिट हुई, गठित हुई, उस कॉन्ट्रैक्ट या उस संविदा का पक्षकार वादी नहीं था। तो यहां वादी की ओर से दो तर्क, प्रतिवादी की ओर से दो तर्क दिए गए अपने बचाव में या अपने डिफेंस में। पहला तर्क इसमें प्रतिवादी ने यह दिया कि प्रतिवादी वादी के प्रति सावधानी बरतने का कोई कर्तव्य धारण नहीं करता है। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स की ओर से लॉर्ड एटकिन ने इस तर्क को अस्वीकार कर दिया। देन दूसरा तर्क जो है
वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सम्मुख या लॉर्ड एटकिन के सम्मुख जो प्रतिवादी द्वारा दिया गया, वो तर्क यह था कि वादी उस संविदा का पक्षकार नहीं था जिस संविदा के अनुसरण में कृत्य करते समय नेग्लिजेंस का वाद लाया गया है। तो उस पर प्रतिवादी का तर्क यह था कि यह कार्यवाही जो है वो वाद योग्य नहीं है। इस तर्क को भी हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा स्वीकार नहीं किया गया और फाइनली इन दोनों तर्कों को सुनने के बाद हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने जो जजमेंट दिया, वो जजमेंट यह था कि अपकृत्य की कार्यवाही संविदा से पूर्णतया भिन्न है और यदि किसी संविदात्मक संविदात्मक कार्य को अंजाम देते समय किसी ऐसे व्यक्ति को भी नुकसान होता है, इंजरी होती है, जो उस संविदा का पक्षकार नहीं है, वो भी अपकृत्य विधि में नेग्लिजेंस के लिए वाद लाने में सफल होगा। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट और नेग्लिजेंस जो है वो दो भिन्न बातें हैं, या यूं कह सकते हैं कि संविदा और अपकृत्य की कार्यवाही, संविदा की कार्यवाही और अपकृत्य की कार्यवाही ये दोनों अलग हैं और अलग ही नहीं है, एक दूसरे से पूर्णतया स्वतंत्र है। या यूं कह सकते हैं कि जिन मामलों में संविदात्मक भंग के लिए क्षतिपूर्ति या प्रतिकर के लिए वाद नहीं लाया जा सकता, उन मामलों में अपकृत्य के अधीन वाद लाया जा सकता है, या जो लोग संविदा के पक्षकार नहीं हैं उनके द्वारा भी नेग्लिजेंस का वाद लाया जा सकता है। दूसरी बात, जो वादी को नेग्लिजेंस के मामलों में नुकसान होता है, उस नुकसानी के मामले में देखिए एक बड़ी बात आपके सामने इस स्क्रीन में है कि सावधानी बरतने या जो विधिक जिम्मेदारी है प्रतिवादी की क्षति की युक्तियुक्त पूर्व कल्पना पर निर्भर है। देखो, पड़ोसी को या वादी को नुकसान हो सकता है या नहीं हो सकता है, यह बात प्रतिवादी की पूर्व कल्पना पर निर्भर है। जिस प्रकार एक युक्तियुक्त विवेकशील या प्रज्ञावान व्यक्ति अनुमान कर सकता है कि मेरे इस कृत्य से या मेरे इस कार्य के लोप से किसी व्यक्ति को ऐसी क्षति या इंजरी जो है वो संभावित है, तो ऐसे कार्य या लोप के लिए प्रतिवादी को युक्तियुक्त पूर्व कल्पना में सक्षम मानते हुए नेग्लिजेंस के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। लेकिन यदि स्थिति ऐसी हो जहां प्रतिवादी वादी को होने वाली नुकसानी के बारे में एक प्रज्ञावान व्यक्ति की तरह अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए यह अनुमान नहीं लगा सकता हो कि वादी को इस प्रकार का नुकसान हो सकता है, तो ऐसी सिचुएशन में पूर्व कल्पना की असंभवता के आधार पर प्रतिवादी को नेग्लिजेंस के मामलों में बचाव या डिफेंस मिलेगा। यहां इस संबंध में एक पॉपुलर केस कि पूर्व कल्पना की जा सकती है या नहीं, यह आपके सामने स्क्रीन पर है, कैट्स एंड वर्सेस मोंगिनी ब्रदर्स में, जिसमें फैक्ट क्या था कि एक जलपान गृह में एक महिला आई और छत का पंखा जिस धातु के दंड से लगा हुआ था, उस धातु के दंड में इस प्रकार की खराबी थी जिसके बारे में पूर्वानुमान नहीं किया जा सकता, और ऐसे पंखे के गिरने से उस महिला की क्षति हुई। तो यहां ये जो लोप है, चूक है, उसकी देखरेख के संबंध में ये एक अदृश्य या असंभावित चूक, असंभावित पूर्व कल्पना थी, या यूं कह सकते हैं कि जो अदृश्य खराबी है उसके बारे में कल्पना नहीं की जा सकती थी, इसलिए प्रतिवादी को इस वाद में नुकसानी के लिए उत्तरदायी नहीं माना गया। फिर एक सवाल ये उठता है कि क्षति की दूरवर्तीता की अपन बात करें। क्षति की दूरवर्तीता का मतलब यह है कि रिमोटनेस ऑफ इंजरी। रिमोटनेस ऑफ इंजरी का मतलब यह है कि युक्त जो कल्पना है उसकी दूरवर्ती संभावना के बारे में नेग्लिजेंस को लेकर क्या स्थिति है। तो देखिए, जहां रिमोटनेस की बात आती है, दूरवर्तीता की बात आती है, वहां इस तथ्य को या दूरवर्तीता के तर्क को
अपकृत्य विधि में कंसीडर नहीं किया जाता है नेग्लिजेंस के मामलों में। देखो, युक्तियुक्त पूर्व कल्पना का तात्पर्य दूरवर्ती संभावना नहीं है, क्योंकि सावधानी बरतने का कर्तव्य संभाव्यताओं के विपरीत चौकसी करना है, न कि केवल दूरस्थ संभावनाओं के विपरीत। इस संबंध में जो एक पॉपुलर केस है वो है फार्डन बनाम हारकोर्ट रेबिंगटन। हारकोर्ट रेबिंगटन के वाद में इसमें क्या था कि प्रतिवादी ने सड़क के किनारे अपनी कार को खड़ा कर दिया और उसने अपना कुत्ता छोड़ दिया। कार के इर्द गिर्द या कार के बोनट पर कुत्ता खेल रहा था। खेलने के दौरान कूदने से शीशे का एक टुकड़ा कार से टूटा और कार के पास से गुजर रहे एक व्यक्ति को उस टुकड़े की लगने से उसे चोट लगी या वह क्षतिग्रस्त हो गया। इस जजमेंट में यह डिसाइड किया गया, ये निर्णय दिया गया कि दुर्घटना की जो घटित होने की संभावना थी वो अत्यंत अल्प थी और इतनी रिमोट बात या इतनी दूरवर्ती बात के बारे में सामान्यतः एक व्यक्ति या प्रज्ञावान व्यक्ति जो है या एक विवेकशील व्यक्ति जो है वो कल्पना नहीं कर सकता। प्रतिवादी की तरफ से सुरक्षा बरतने में किसी प्रकार की उपेक्षा नहीं की गई थी, इसलिए इस वाद में प्रतिवादी को उत्तरदायी नहीं ठहराया गया था। इस प्रकार इस जजमेंट से यह प्रतीत होता है कि क्षति की दूरवर्तीता का जो तर्क है वो एक तरह से प्रतिवादी के लिए नेग्लिजेंस के मामलों में अच्छा बचाव है। कुल मिलाकर हम फाइनली ये कह सकते हैं, देखिए इसका निष्कर्ष अपने सामने जो आता है वो ये है कि असावधानी का होना और असावधानी के साथ साथ विधिक कर्तव्य का पाया जाना और विधिक कर्तव्य का लोप होना, ये दोनों कंडीशन जहां पूरी होती हैं और वहां किसी प्रकार की क्षति होती है तो ही नेग्लिजेंस के जो मामले हैं वो सफल हो पाएंगे। इस संबंध में देखिए आपके सामने स्क्रीन पर जो नोट्स लिखा हुआ उसमें पूरी समरी लिखी हुई है कि प्रतिवादी की असावधानी मात्र ही वादी को विपरीत वाद संस्थित करने का अधिकारी नहीं बना देती है। उसे यह भी सिद्ध करना आवश्यक है कि प्रतिवादी वादी के प्रति सावधानी बरतने का कर्तव्य धारण करता था। प्रतिवादी जब वादी के बजाय किसी अन्य व्यक्ति के प्रति कर्तव्य धारण करता है तब वादी उसके विपरीत वाद संस्थित नहीं कर सकता, चाहे भले ही वह वादी प्रतिवादी के कार्य से क्षतिग्रस्त हो गया हो। देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जब अक्ष व्यक्ति के प्रति सावधानी बरतने का हमारा विधिक कर्तव्य है और हमारी इस दौरान किसी नेग्लिजेंस से वाई व्यक्ति को किसी प्रकार का नुकसान होता है जिसके प्रति सावधानी बरतने का हमारा कोई कर्तव्य नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वाई व्यक्ति वादी के तौर पर नेग्लिजेंस के मामलों में सफल नहीं हो सकता, क्योंकि वाई के प्रति हमारा सावधानी बरतने का कोई कर्तव्य नहीं है। बोरहिल बनाम यंग का जो केस है, इस केस में इस तथ्य को अच्छी तरह से समझाते हुए यह जजमेंट दिया गया कि प्रतिवादी ऐसे मामले में उत्तरदायी नहीं था। इस केस के फैक्ट जो थे वो थे कि मोटरसाइकिल सवार वादी महिला के प्रति सावधानी बरतने का कोई कर्तव्य धारण नहीं करता था और न ही वह उसके प्रति असावधान था। देखो, अगर हम सड़क से जा रहे हैं और फुटपाथ से जा रही महिला को हमारी बाइक की आवाज से, साउंड से किसी प्रकार की नुकसानी होती है, जबकि हम उस दौरान किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हम नेग्लिजेंस के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराए जा सकते। ये सिचुएशन किस में बनी थी? बोरहिल बनाम यंग के वाद में। दूसरी बात, कर्तव्य भंग हुआ या नहीं हुआ, इस संबंध में महत्वपूर्ण बात यह है कि समयक सावधानी का अनुपालन न करना कर्तव्य भंग में आता, जो किसी परिस्थिति विशेष में बरतना चाहिए। कहने का मतलब है कि नेग्लिजेंस जो है वो एक सामान्य नियम या सामान्य परिस्थितियों से जुड़ा हुआ अपकृत्य नहीं है, बल्कि नेग्लिजेंस जो है वो विशेष परिस्थितियों से जुड़ा हुआ अपकृत्य है। विशिष्ट परिस्थितियों में ही नेग्लिजेंस कमिट हो सकती है, नेग्लिजेंस का गठन हो सकता है। परिस्थिति विशेष में युक्तियुक्त तथा प्रज्ञावान व्यक्ति से जितनी सावधानी की अपेक्षा की जाती है, यदि प्रतिवादी ने उतनी सावधानी नहीं बरती तो वह उपेक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। तो एक विशेष परिस्थिति में एक विवेकशील या प्रज्ञावान व्यक्ति से जितनी सावधानी की
अपेक्षा की जाती है, उतनी सावधानी यदि किसी व्यक्ति ने बरती है तो ऐसी सिचुएशन में उसे नेग्लिजेंस या उपेक्षा के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। और यदि एक प्रज्ञावान व्यक्ति से कम स्तर का सावधानी स्तर अपना है तो ऐसी सिचुएशन में होने वाली नुकसानी के लिए हमें अपकृत्य विधि में उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखो, सावधानी के अपेक्षित स्तर के निर्णय के लिए दो बातें महत्वपूर्ण है कि सावधानी, कितनी सावधानी बरतनी चाहिए थी या अपनी सावधानी का लेवल क्या होना चाहिए, इसे जज करने के लिए अपकृत्य विधि में उपेक्षा के मामलों में या नेग्लिजेंस के मामलों में दो बातों पर गौर फरमाया जाता है। पहली बात यह है कि प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य का महत्व क्या है, प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य का महत्व क्या है, और दूसरी बात है जोखिम की मात्रा क्या है। तो ऑब्जेक्ट और क्वांटिटी ऑफ रिस्क, ये दो बातें डिस्कस की जाती है नेग्लिजेंस के मामलों में। फिर देखिए, एक सामान्य सी बात है कि विधि किसी से यह अपेक्षा नहीं करती है कि सर्वाधिक संभाव्य सावधानी बरती जाए। देखो, लॉ कभी भी इस बात की उम्मीद नहीं करता है कि हर व्यक्ति एनी वक्त अधिकतम संभावित सावधानी को बरते। ऐसा करना ह्यूमन बीइंग के लिए पॉसिबल नहीं है। परंतु सावधानी, जिस सावधानी की विधि उपेक्षा करती है वो ये है कि किन्हीं परिस्थितियों में किसी युक्त व्यक्ति द्वारा बरती जाने वाली सावधानी क्या होती है। देखो, विशेष परिस्थिति में एक सामान्य व्यक्ति या एक प्रज्ञावान या एक विवेकशील या सामान्य बुद्धि स्तर वाला व्यक्ति कैसी सावधानी बरत सकता है, ये अपेक्षा विधि करती है। या यूं कह सकते हैं कि नेग्लिजेंस के मामलों में या विधि की नजर में हर व्यक्ति विशेष परिस्थितियों में उन सावधानियों को बरतने के लिए जिम्मेदार है जो एक प्रज्ञावान नागरिक या एक विवेकशील नागरिक को बरतनी चाहिए। विवेक के संबंध में यदि हम चर्चा करें तो सावधानी का स्तर जोखिम की उस मात्रा पर निर्भर करता है जिसकी पूर्व कल्पना किसी युक्त या विवेकी व्यक्ति द्वारा की जा सकती है। सावधानी का स्तर जोखिम की उस मात्रा तक की जा सकती है जिसकी पूर्व कल्पना एक युक्त प्रज्ञावान या विवेकशील व्यक्ति कर सकता है। जैसे यान के चालक को उस समय सावधानी बरतनी चाहिए जब बूंदाबांदी हो रही हो। तो जब मौसम खराब हो जाता है, ऐसी सिचुएशन में यान के चालक को विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। सामान्य परिस्थितियों में उतना ज्यादा उसे गौर करने की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरी बात, जो इंजरी या जो नुकसानी होती है, क्षति होती है, वो होनी चाहिए, लेकिन क्षति इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि जिसको अपन दूरवर्तीता से जोड़कर देख रहे हैं। इस संबंध में यह कहा जा सकता है कि प्रतिवादी के कर्तव्य भंग के परिणाम स्वरूप वादी को अवश्य ही कुछ क्षति हुई हो। वादी को यह भी दिखलाना आवश्यक है कि उसको कारित की गई क्षति प्रतिवादी के उपेक्षा का दूरवर्ती परिणाम नहीं है। देखो, पहली बात, वादी को नुकसान होना चाहिए, यह बात वादी को साबित करनी पड़ेगी उपेक्षा के मामलों में। और जो नुकसानी हुई है वो प्रतिवादी के कर्तव्य भंग से हुई है, उसके प्रति विधिक कर्तव्य भंग से हुई है। और तीसरी बात, जो नुकसानी हुई है उसके कर्तव्य भंग से वो रिमोटनेस या दूरवर्तीता का परिणाम नहीं है। कहने का मतलब वो नुकसान अगर ऐसा है जिसका एक प्रज्ञावान व्यक्ति अनुमान या पूर्व कल्पना नहीं कर सकता तो उसके लिए वादी का वाद सफल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेग्लिजेंस के मामलों में बर्डन ऑफ प्रूफ किसका है, साबित करने का भार किसका है। तो सामान्यतः नेग्लिजेंस के मामलों में अपनी क्षति प्रतिवादी के विधिक कर्तव्य भंग से हुई है, यह साबित करने का भार वादी का होता है। देखो, कहने का मतलब वादी यह साबित करें कि प्रतिवादी ने अपने सावधानी बरतने के कर्तव्य का उल्लंघन किया है तथा इसी के परिणाम स्वरूप वादी को क्षति हुई है, और वादी की असावधानी, प्रतिवादी की असावधानी और वादी को हुई क्षति में कार्य और कारणों का संबंध है, निकटता का संबंध है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी है। कहने का मतलब है कि बर्डन ऑफ प्रूफ
नेग्लिजेंस के मामलों में वादी का है, साबित करने का भार वादी पर है, लेकिन एक कंडीशन ऐसी बनती है जिसमें साबित करने का भार वादी से हटकर प्रतिवादी पर चला जाता है, और इसे अपन एक लैटिन मैगजीन के सहारे अध्ययन करते हैं, रेस इप्सा लोक्यूटर। कहने का मतलब वो कौन सी स्थिति है? तो देखो, इस मामले में सामान्यतया यह कहा जा सकता है कि एक सामान्य सिद्धांत के रूप में वादी को प्रतिवादी पर उपेक्षा सिद्ध करने का सामान्य कर्तव्य भार निष्पादित करना होता है। तथापि ऐसी भी अनेक स्थितियां हो सकती हैं जब वादी को यह सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती और उपेक्षा का अनुमान तथ्यों से प्रमाणित किया जा सकता है। देखो, दो बड़ी बातें हैं। वादी का बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो प्रतिवादी पर कब रिप्लेस हो जाता है? जब तथ्यों से ही यह बात साबित हो जाए कि वादी ने अपने विधिक कर्तव्य का लोप किया है। जब फैक्ट से यह बात साबित हो जाए, तो वहां तथ्य जब बात घटना को साबित करते हैं, वहां वादी को किसी बात को प्रूव करने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि वहां प्रतिवादी को यह साबित करना होता है कि एक्चुअल में उससे किसी विधिक कर्तव्य का लोप नहीं हुआ है। इस संबंध में देखो, रेस इप्सा टू लोक्यूटर, घटना जहां स्वयं प्रमाण हो या तथ्य जहां स्वयं प्रमाण हो, इस लैटिन मैगजीन के सहारे इसको हम समझ सकते हैं। देखो, रेस इप्सा टू लोक्यूटर का मतलब है कि वस्तु अपने आप स्वयं बोलती है। ऐसे मामलों में वादी को सिर्फ यह सिद्ध करना पर्याप्त है कि दुर्घटना हुई है, उसके अलावा उसे और कुछ भी सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। कहने का मतलब, जहां तथ्य स्वयं प्रतिवादी के विरुद्ध प्रमाण प्रस्तुत करते हो, घटनाएं अपने आप में प्रमाण हो, वहां वादी को यह प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होती है कि प्रतिवादी की किसी विधिक कर्तव्य के लोप से इस प्रकार का नुकसान जो है वो वादी को हुआ है। स्वयं प्रमाण के लिए यह भी आवश्यक है कि घटना अवश्यतः प्रतिवादी के नियंत्रण में हो। देखो, घटनाएं या तथ्य स्वयं को प्रमाण होते हैं। ये तभी प्रमाण हो सकते हैं जब घटना पर पूर्णतया नियंत्रण जो है वो किसका होता है? प्रतिवादी का होता है। और ऐसी सिचुएशन में वादी द्वारा अपेक्षा को सिद्ध करने की बजाय प्रतिवादी से अपेक्षा की जाती है कि वह उसे असिद्ध करे कि ऐसा उसकी गलती से नहीं हुआ है। रेस इप्सा लोक्यूटर के संबंध में सामान्यतया यह माना जाता है कि यह कोई विधि का नियम नहीं है, बल्कि यह एक साक्ष्य का नियम है, रूल ऑफ एविडेंस है, सबूत का नियम है। और इस नियम से वादी को यह लाभ होता है कि उसे उपेक्षा को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। जहां घटनाएं या तथ्य स्वयं इस बात का सबूत होते हैं कि प्रतिवादी से किसी प्रकार के कर्तव्य में चूक हुई है, तो ऐसी सिचुएशन में चूक नहीं हुई है इसे सिद्ध करने का, या चूक हुई है इसे असिद्ध करने का जो भार या चार्ज वो किसके ऊपर चला जाता है? प्रतिवादी के ऊपर चला जाता है। इस घटना स्वयं बोलती है, इस नियम को लागू करने के लिए जो एसेंशियल कंडीशंस, 3 कंडीशंस हमारे सामने उभर कर आती हैं। वो 3 कंडीशन ये है। नंबर 1, पहली जो कंडीशन है वो ये है कि क्षति पहुंचाने वाली वस्तुएं वादी के प्रबंधन और नियंत्रण में है। जिन परिस्थितियों से या जिन वस्तुओं से वादी को नुकसान होता है वो पूर्णतया प्रतिवादी के मैनेजमेंट में या उसके नियंत्रण में थी। पहली बात, यदि प्रतिवादी के नियंत्रण में ऐसी वस्तुएं नहीं है तो उस सिचुएशन में नेग्लिजेंस का वाद अब खारिज हो जाएगा। दूसरी बात है, दुर्घटना इस प्रकार घटित हो जो वस्तुओं के सामान्य अनुक्रम में बिना उपेक्षा के न घटे। देखो, वस्तुओं के सामान्य अनुक्रम में यदि किसी प्रकार की उपेक्षा से ही ऐसी घटना घटित होती है तो नेग्लिजेंस का वाद सफल होगा। अगर सामान्य क्रम में पूरी सावधानी बरतने के बाद भी किसी प्रकार की
ऐसी नुकसानी होती है तो उस सिचुएशन में प्रतिवादी के विरुद्ध वाद सफल नहीं होगा। तीसरा एलिमेंट है दुर्घटना के संबंध में प्रतिवादी स्पष्टीकरण देने में असफल हो। जो दुर्घटना वादी को नुकसान करने वाली है उस संबंध में प्रतिवादी किसी प्रकार का स्पष्टीकरण देने में सफल नहीं होता है, या उसे उसकी चूक से ऐसी दुर्घटना हुई है इसे असिद्ध करने में वो सफल नहीं होता है, ये तीनों कंडीशंस की फुलफिलमेंट की स्थिति में नेग्लिजेंस का वाद सफल होगा। यदि इनमें से कोई सी भी एक कंडीशन पूरी नहीं होती है तो फिर बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वापस वादी पर चला जाएगा, या रेस इप्सा लोक्यूटर की जो सिचुएशन है उसके लिए तीनों कंडीशंस का पूरा होना जरूरी है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि इस स्लाइड का जो स्क्रीनशॉट है वो आप इस प्रकार ले सकते हैं। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि स्वयं प्रमाण का सिद्धांत तब लागू होता है, स्वयं प्रमाण का सिद्धांत तब लागू होता है जब तथ्यों से केवल यही निष्कर्ष निकलता है, जब तथ्यों से केवल यही निष्कर्ष निकलता है कि दुर्घटना केवल प्रतिवादी की ही उपेक्षा से हो सकती थी। दुर्घटना जब दो स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर रही हो तब प्रतिवादी की उपेक्षा की उपधारणा नहीं की जा सकती। कहने का मतलब दुर्घटना केवल और केवल प्रतिवादी की उपेक्षा से प्रतीत हो, तथ्यों से, घटना से, तो ही नेग्लिजेंस को स्वयं प्रमाणित माना जा सकता है, अन्यथा नहीं। इस प्रकार आज की इस वीडियो में अपन ने लॉ ऑफ टॉर्ट के एक चैप्टर नेग्लिजेंस के बारे में डिटेल से अध्ययन किया है। थैंक यू सो मच।